साल 2014 में मैक्लारेन के सीईओ ने बोला था, मैक्लारेन इज ए स्पोर्ट्स कार ब्रांड एंड वी विल नॉट मेक एसयूवीज। 2015 में एस्टन मार्टिन के सीईओ ने बोला था, आवर डीएनए डजंट अलाउ एसयूवीज। और 2016 में फेरारी के सीईओ ने ये बोला था, वी विल नॉट प्ले विद एसयूवीज। और इसका सीधा सा मतलब ये था कि हम एसयूवीज नहीं बनाएंगे। अब भले ही इन 3 स्पोर्ट्स कार कंपनीज ने पास्ट में एसयूवीज बनाने से मना करा हो, लेकिन आज की डेट में हमें ये देखने को मिलता है कि इन 3 में से 2 कंपनीज एसयूवीज बना रही हैं। और सिर्फ यही नहीं है, रोल्स रॉयस हो, लैम्बोर्गिनी हो, बेंटले हो या लोटस हो, हर एक लग्जरी और स्पोर्ट्स कार कंपनी आज की डेट में एसयूवीज बना रही है। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एसयूवीज बहुत ही ज़्यादा बिकती हैं और बहुत थोड़े से टाइम में ये गाड़ियां इन कंपनीज की मोस्ट सेलिंग कार्स बन चुकी हैं, जैसे कि लैम्बोर्गिनी के केस में ही ले लो। लेकिन इन एसयूवीज में एक फ़र्क है, ये एसयूवीज ना तो एक रेगुलर एसयूवी जैसी दिखती हैं, यानी कि टॉल नहीं है ये इतनी, और ना ही ये इस तरीके से ऑफ रोड करने के लिए बनाई गई हैं, बल्कि इनको तो बनाया जाता है एक स्पोर्ट्स कार की तरह परफॉर्मेंस देने के लिए और एक आउट ऑफ द वर्ल्ड रोड प्रेजेंस देने के लिए, यानी कि सिस्टम के लिए। लेकिन इन फुली हुई स्पोर्ट्स कार्स की शुरुआत हुई कहां से थी आखिर? इस पूरी कैटेगरी को जन्म देने वाली गाड़ी थी पोर्शा कायन। कायन वो गाड़ी है जिसने पोर्शा को ऑलमोस्ट बैंकरप्सी से निकाला था, और आज सिर्फ इस एक गाड़ी की वजह से पोर्शा आज बहुत सारे नोट छाप रही है। पर कितने? अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो फोक्सवैगन आज दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है, जिसका फाइनेंशियल ईयर 2022 में रेवेन्यू था $295 बिलियन के आसपास, और इसमें से लगभग 10% यानी कि सिर्फ $30 बिलियन आए थे पोर्शा से। लेकिन अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो CNBC के अकॉर्डिंग पोर्शा पूरे फोक्सवैगन पैसेंजर कार के प्रॉफिट का 25% कंट्रीब्यूशन करती है, विच इज रियली ह्यूज कंसीडरिंग VW ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं। और सिर्फ 2022 में ही पोर्शा ने लगभग $5 बिलियन का प्रॉफिट कमा के दिया था फोक्सवैगन को, और ये प्रॉफिट आया था 3,37,000 गाड़ियां बेचकर, और इसमें से भी लगभग 1,04,000 यूनिट्स सिर्फ एक ही गाड़ी की थी। जी हाँ, वो गाड़ी थी कायन। तो चलो समझते हैं कि कैसे 80s में दुनिया की एक सबसे ज़्यादा कामयाब स्पोर्ट्स कार कंपनी 90s तक आते आते बर्बाद हो गई थी, और कैसे कायन ने उसे फिर से नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, और कैसे एक पूरा का पूरा नया कार सेगमेंट ही चालू कर दिया। और इसे समझने के लिए हमें 90 साल पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यार, आप में से जिन 75% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, वो लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के लिए तो सब्सक्रिप्शन फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददकारी होता है। हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलती है आगे ऐसी ही वीडियोस बनाते रहने के लिए। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पोर्शा की कहानी शुरू होती है 1931 में, जब फर्दिनांड पोर्शा ने मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट एंड कंसल्टिंग वर्क के लिए पोर्शा एजी नाम से कंपनी की शुरुआत करी। हाँ, ये वही फर्दिनांड पोर्शा है जिन्होंने आगे चल के 1937 में फोक्सवैगन ग्रुप की स्थापना करी थी। अब क्योंकि 1945 में जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार गया था, इसीलिए फोक्सवैगन की फैक्ट्रीज को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया था, जिसके बाद फर्दिनांड पोर्शा और उनके बेटे फेरी पोर्शा ने खुद की कार्स बनाने का डिसीजन लिया, और 1948 में पोर्शा 356 नाम से एक गाड़ी लॉन्च करी, और इसके अंदर उन्होंने VW बीटल का एक मॉडिफाइड इंजन लगाया था फॉर बेटर परफॉर्मेंस। लेकिन 1950 तक पोर्शा ने 356 के लिए एक खुद का इंजन डेवलप कर लिया था, जो कि इससे भी बेटर था। पोर्शा ने 356 के कई वर्जन्स लॉन्च करे, और 1958 से 1965 के बीच में 76,313 यूनिट्स बेच दी इस गाड़ी की। इस 17 साल के पीरियड में कंपनी ने 550 स्पाइडर और 718 नाम की गाड़ियों को लॉन्च करा, लेकिन वो 356 जितनी कामयाब नहीं हो पाई, और इसीलिए 1965 में पोर्शा ने 356 की सक्सेसर को लॉन्च करा, जिसका नाम था पोर्शा 911। जी हाँ, ये वही 911 है। पोर्शा 911 ने आते ही मार्केट के अंदर तहलका मचा दिया। 911 भी एक स्पोर्ट्स कार थी जिसमें बेटर परफॉर्मेंस के लिए रेयर साइड में इंजन दिया गया था। इसका इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन ये काफ़ी हल्की थी और छोटी थी साइज के अंदर। पोर्शा अभी तक बीटल की तरह ही रेयर इंजन ही दे रही थी अपनी सारी गाड़ियों के अंदर, लेकिन 1970 का दशक आते आते पोर्शा ने कंज्यूमर फ्रेंडली फ्रंट इंजन वाली गाड़ियों को निकालना भी शुरू कर दिया, जैसे कि पोर्शा 924, 928 और पोर्शा 944। बट 90 के दशक तक पोर्शा को ये समझ में आ गया था कि फ्रंट इंजन वाली मार्केट उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये गाड़ियाँ काफ़ी बुरी तरीके से फेल हो रही थी मार्केट के अंदर, लोग खरीद नहीं रहे थे इन गाड़ियों को, और इसीलिए मिड 90 से पहले पहले पोर्शा ने अपने इन 2 मॉडल्स को बंद कर दिया। लेकिन इससे भी बुरा अभी होना बाकी था। 1986 में पोर्शा की ग्लोबल सेल्स थी 50,000 यूनिट्स की, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कंसीडरिंग ये एक स्पोर्ट्स कार ब्रांड है। और इन 50,000 सेल्स के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा सेल्स आती थी वो आती थी US और कनाडा में, और वहाँ पर इन गाड़ियों की सेल लगभग 30,000 यूनिट्स के आसपास की थी, और इसीलिए ये पोर्शा की सबसे बड़ी मार्केट थी पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन 1993 में अचानक से पोर्शा की ग्लोबल सेल्स बहुत गिर गई, और सिर्फ 14,000 यूनिट्स ही बेची उन्होंने वर्ल्ड वाइड, और इस साल US और कनाडा के अंदर इनकी सेल्स सिर्फ 37,013 यूनिट्स की रह गई थी। और अब पोर्शा के बुरे दिन चालू हो गए थे। पोर्शा की सेल्स इतनी ज़्यादा इसलिए डिक्लाइन हो रही थी क्योंकि उस टाइम पर जर्मनी की जो करेंसी थी यानी कि डॉइचे मार्क, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और अमेरिका रिसेशन में जा रहा था,
जिसकी वजह से पोर्शा उस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा महंगी होती चली जा रही थी। और इसी क्रैश क्रंच की वजह से अमेरिका के लोग जापानीज मैन्युफैक्चरर्स की तरफ जा रहे थे, जो कि अफोर्डेबल, रिलायबल और हाईली एफिशिएंट गाड़ियां बना रहे थे उस टाइम पर इस परेशानी को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसकी वजह से पोर्शा बर्बाद हो सकती थी। और इसीलिए उस टाइम के पोर्शा के सीईओ ने जापानीज कंसल्टिंग फर्म शिनजित्सु को हायर करा ताकि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग की एफिशिएंसी को बढ़ा सके। शिनजित्सु एक टोयोटा के एक्स एम्प्लॉयज द्वारा बनाई गई एक कंपनी है, जो कि जस्ट इन टाइम और अदर जापानीज मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को दूसरी कंपनीज को सिखाती हैं। अब जैसे ही शिनजित्सु ने पोर्शा के अंदर कमान संभाली, पोर्शा की फैक्ट्री के अंदर चीज़ें बहुत ही तेज़ी से इंप्रूव होने लगी। पहले जहां व्हीकल असेंबली के अंदर एक पोर्शा को बनाने में 120 घंटे लगते थे, वही अब घटकर 72 घंटों में कन्वर्ट हो गए थे। हर व्हीकल में आने वाले डिफेक्ट्स की संख्या घटकर 50% रह गई थी। एक पोर्शा कार को बनाने वाली लेबर कॉस्ट के अंदर 30% तक की कमी आई, और यहाँ तक कि पोर्शा व्हीकल्स को बनाने में जो स्पेस की रिक्वायरमेंट होती थी उसमें भी 19% तक की कमी आ गई। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि पोर्शा के कार्स के प्राइसेस कम हुए और कंपनी फिर से थोड़ा सा गेन करने लगी। लेकिन क्या ये काफ़ी था? नहीं, क्योंकि पोर्शा अभी भी सिर्फ स्पोर्ट्स कार बना रही थी, और हम सभी लोग जानते हैं ड्यू टू हायर प्राइस टैक्स एंड लेस प्रैक्टिकलिटी स्पोर्ट्स कार्स हमेशा से ही बहुत कम संख्या में बिकती हैं। और पोर्शा ये भी देख रही थी कि अगल बगल की सभी स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनीज भी मुसीबत में चल रही थी। या तो उन्हें कर्जे की वजह से बिकना पड़ रहा था, या वो बैंकरप्सी की हालत में चली गई थी, फिर वो चाहे बुगाटी हो या लैम्बोर्गिनी। और इसीलिए पोर्शा ने वो किया जो किसी भी दूसरी स्पोर्ट्स कार कंपनी ने अभी तक नहीं किया था। उन्होंने अपनी एसयूवी कायन को लॉन्च कर दिया, और इस कार ने पोर्शा के दिन बदल के रख दिया। लेकिन सिर्फ एसयूवी ही क्यों? कोई लग्जरी सेडान या ग्लोरीफाइड हैचबैक क्यों नहीं? एक्चुअली इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला ये था कि लेट 90s और अर्ली 2000s के अंदर यूएसए के अंदर एसयूवी की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, और ये बात उनको समझ में आ रही थी, और इसीलिए उन्होंने एसयूवीज बनाने का डिसीजन लिया। दूसरा कारण ये था कि पोर्शा अपनी एसयूवीज के साथ वुमेन कंज्यूमर्स को टारगेट करना चाहती थी, क्योंकि कई स्टडीज़ में ये देखने को मिला था कि विमेन एसयूवीज को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, और वो चाहे अमेरिका में हो या फिर इंडिया में। और 2001 के अंदर यूएस के अंदर ये चीज़ देखने को मिली भी थी कि जितनी भी महिलाओं ने नई गाड़ियाँ परचेज खरीदी थी, उनमें से 23.9% एसयूवीज ही थी। और तीसरा कारण था चाइनीज़ मार्केट। पोर्शा अपनी न्यूली डेवलप्ड एसयूवी की मदद से चाइनीज़ मार्केट को टारगेट करना चाहती थी। अर्ली 2000s में चाइनीज़ मार्केट वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट थी, और वहाँ पर एसयूवीज़ का दबदबा अच्छा खासा था। और आज भी अगर हम देखें तो चाइना के अंदर न्यू जो गाड़ियाँ बिक रही हैं उनमें से 40% एसयूवीज़ ही हैं, तो उन्होंने सही दाव खेला था। खैर, इसीलिए पोर्शा ने कायन को एसयूवी की तरह लॉन्च करा। पर कायन कोई आम एसयूवी नहीं थी, ना ही ये डिस्कवरी की तरह वर्टिकल दिखती थी, एक लैंड क्रूजर की तरह बीफी भी नहीं दिखती थी, ना ये लेडर फ्रेम शैसी पर आती थी प्योरली, और ना ही ये बेहद खतरनाक ऑफ-रोड्स करने के लिए बनाई गई थी, बल्कि इसे एक हाई परफॉर्मिंग स्पोर्टी और लग्जरी एसयूवी की तरह डिज़ाइन किया गया था। कायन एक स्पोर्ट्स कार जैसी दिखती थी, ऐसा लगता था कि एक स्पोर्ट्स कार को ऊंचा कर दिया गया हो। और ताकि ये गाड़ी पोर्शा फैमिली के अंदर ढंग से फिट हो सके, इसीलिए उस टाइम पर मिलने वाली बॉक्सर और 911 की तरह ही इस कार के अंदर भी फ्राइड एग स्टाइल वाली हेडलाइट्स दी गई थी। अब पोर्शा ने डिज़ाइन से तो कायन को एक स्पोर्ट्स कार वाला लुक दे दिया था, पर उन्होंने ये भी ध्यान रखा था कि रफ टेरेन्स पर भी ये गाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे। हाँ, मैं प्रॉपर रॉक क्रॉलिंग वाली बात नहीं कर रहा हूँ, पर स्टिल रफ पैचेस पर एक एसयूवी को अच्छे से परफॉर्मेंस तो करना ही चाहिए ना। इसीलिए पोर्शा ने इस गाड़ी को ना ही लेडर फ्रेम चैसी पर बनाया था पूरी तरीके से, और ना ही ये पूरी तरीके से यूनिबॉडी डिजाइन पर बेस्ड थी, बल्कि कायन एक हाइब्रिड चैसी पर बेस्ड थी, जो कि लेडर फ्रेम और यूनिबॉडी दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करती थी। और ऐसा करने के लिए चैसी के बॉटम में लेडर लाइक डिजाइन दिए गए थे, जिससे कि इस गाड़ी की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है और एक्सीडेंट होने पर काफ़ी ज़्यादा सेफ रहती है ये गाड़ी। और इसी की वजह से ये गाड़ी रफ पैचेस पर भी अच्छा परफॉर्मेंस देती थी। पोर्शा ने कायन की चैसी में 10 से भी ज़्यादा वैरायटी के मेटल्स का इस्तेमाल किया था, और इनके अंदर भी हैवी शीट्स का इस्तेमाल वहीं पर किया गया था जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। और यही कारण था कि बिना डोर्स और लिड्स के पोर्शा कायन का वेट सिर्फ 408 किलोग्राम था, जो कि एक स्पोर्ट्स कार जैसी एसयूवी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट वेट तो होना ही चाहिए ना तेज़ भागने के लिए। अब डिज़ाइन और स्ट्रक्चर के अलावा अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो पोर्शा कायन यहाँ पर भी बहुत तगड़ी थी। इस गाड़ी के अंदर ट्विन टर्बो V8 इंजन दिया गया था, जो कि 400 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था, और 2001 या 2 के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और इस गाड़ी के अंदर पोर्शा ने ट्रैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम भी दिया था। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर एयर सस्पेंशन भी दिए गए थे, जिसकी मदद से इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 10 इंच तक बढ़ सकती थी। पोर्शा ने अपनी एसयूवी को इस तरीके से इसलिए बनाया था क्योंकि वो अपनी ब्रांड की वैल्यू को डाइल्यूट नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग उन्हें एक हाईली एस्पिरेशनल स्पोर्ट्स कार ब्रांड ही समझे, इवन आफ्टर वॉचिंग देयर एसयूवी ऑन द रोड। और इससे ये भी हुआ कि लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स कार जैसी दिखने वाली गाड़ी भी मिल गई। और इससे ये हुआ कि जैसे ही 2002 के अंदर कायन लॉन्च हुई, ये हिट साबित हुई। और इससे ये हुआ कि जहां 2003 में इस गाड़ी की सेल्स सिर्फ 20,000 यूनिट्स की थी, 2005 आते आते ये 41,000 तक पहुंच गई। और आज की डेट में हम ये देखते हैं कि अमंग ऑल पोर्शा प्रोडक्ट्स 48% सेल्स कायन ही लेकर आती है।
और पोर्शा की इसी कामयाबी को देखते हुए बाकी लग्जरी कार ब्रांड्स ने भी अपनी ऐसी ही गाड़ियां बनानी चालू कर दी थी। और इसके बाद हर एक ब्रांड के पास अपनी एक स्पोर्ट्स एसयूवी आ गई थी, फिर चाहे वो BMW X6 हो, जैगुआर एफ-पेस हो, अल्फा रोमियो स्टेल्वियो हो, बेंटले बेंटेगा, मासेराती लेवांटे, ऑडी RS Q8, रेंज रोवर वेलार या लैम्बोर्गिनी उरुस या फिर एस्टन मार्टिन DBX ही क्यों ना हो। और देखने में ये भी मिलता है कि ये एसयूवीज अपनी कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छी सेल्स जनरेट करके दे रही है। जैसे कि उरुस यानी कि लैम्बोर्गिनी की एसयूवी उनकी मोस्ट सेलिंग गाड़ी बन चुकी है। एस्टन मार्टिन के साथ भी यही देखने को मिलता है कि DBX सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है अमंग ऑल कार्स इन एस्टन मार्टिन लाइनअप। और बेंटले की बेंटेगा भी सबसे ज्यादा बिकने वाली बेंटली बन चुकी है। और ऑलमोस्ट हर एक स्पोर्ट्स कार और लग्जरी कार ब्रांड के साथ हमें यही चीज देखने को मिल रही है। अरे हाँ, वैसे एक बात और, बहुत ही जल्दी ही हमारी देसी कंपनीज भी ऐसी एसयूवीज लाने वाली हैं और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि वो कैसी दिखेंगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि आपको G-Wagon जैसी दिखने वाली वर्टिकल एसयूवीज पसंद है या फिर कायन जैसी स्पोर्ट्स कार लुकिंग एसयूवीज। थैंक यू।